First of all, congratulations. Less than 48 hours left for the release. Yeah. अंदर क्या चल रहा है आपसे जानना चाहूँगी, फिर आपसे भी। हमारे मन में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है, बहुत सारा आभार है देशवासियों के लिए, जिस तरह से उन लोगों ने रिएक्ट किया है। जो हमारी यूनिट्स आई हैं, चाहे हमारा ट्रेलर आया, 2 ट्रेलर आए, कल हमने एक ट्रेलर लॉन्च किया अपने फौजियों के परिवारों के साथ, इट्स कॉल्ड ट्रिब्यूट ट्रेलर। इसके पहले ट्रेलर आया, जो हमारे गाने आए, मिट्टी के बेटे, घर कब आओगे, इन सब को जिस तरह से हमारे देश ने हाथों हाथ लिया है, तो मैं और मिथुन हमारी पूरी टीम की ओर से आपके बहुत 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 आभारी हैं। फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जाएं देखें, और ये जो आपका प्रेम है ये थिएटर्स में भी बना रहना चाहिए। जैसे मनोज जी ने कहा, हम आपके बहुत आभार मानते हैं आपका, और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि बॉर्डर 2 एक ऐसा जज्बा है जो पूरी टीम ने बहुत दिल से बनाई है। ये फ़िल्म नहीं है, फ़िल्म से परे है, हमारे फ़ौजी भाइयों की जीवन से प्रेरित उनकी कहानी है। तो एक बार ज़रूर थिएटर में जाइए और फिर अपना ओपिनियन बनाइए कि फ़िल्म आपको कैसी लगी। सोशल मीडिया का दौर है। जब बॉर्डर 1 आई थी तो इट वाज डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस या वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह से फिल्म हिट हुई थी और फिर म्यूज़िक जिस तरह से उसकी पिक हुई थी। अभी तो सोशल मीडिया है, तो आपको जिस समय वो पहला लुक आता है, टीज़र आता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आप लोगों ने भी पहले दिन से देखा होगा। ऑब्वियसली देयर आर वेरी गुड फीडबैक्स ऑल्सो, और लेकिन ऑब्वियसली जब कंपैरिजन होता है तो ये भी कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं कि अरे वो सोल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो आपको लगता है कि लोग जो हैं आजकल थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं हर चीज़ को लेके, उनको पता हो नहीं हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कुछ बोलना है इसलिए बोलते हैं, ऐसा फील होता है आप लोगों को? नहीं, सोशल मीडिया कोई गलत चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमको फर्स्ट हैंड पता चल जाता है कि जो हमने काम किया उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, पर वो मुट्ठी भर हैं। तो उन मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम पूरे सोशल मीडिया को गलत कह दें, ये तो सही नहीं होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। मैं और मिथुन दोनों हम अपने काम के फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं भी अच्छा है, तो भी हम इज्जत से सर झुका देते हैं कि भाई आपके लिए ही बनाया था, आपको नहीं पसंद आ रहा है, हम अगली बार और कोशिश करेंगे, दोबारा और अच्छे से बनाएंगे। बॉर्डर 2 के साथ अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ ही अच्छा रहा है। तो बॉर्डर 2 में ऐसा अब तक कुछ नहीं रहा है जिसको लोगों ने हाथों हाथ नहीं लिया है। तो हम तो फ़िलहाल बहुत खुश हैं, और गोइंग बाय द रिएक्शन, जिस तरह का आउटपोर है सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं वो भी हिस्टोरिक होने वाले हैं। आपने पढ़े होंगे सारे रिएक्शंस एंड ऑब्वियसली द कंपैरिजन विद द ओरिजिनल, उसमें किस तरह से आप उसको देखें? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मैं तो बहुत, जैसे मनोज जी ने कहा, बहुत आभारी हूँ कि लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेम दिया है। और सिर्फ रिक्रिएशंस की बात ही क्यों करें, हमने जो गाना बनाया है, जो बॉर्डर 2 का ओरिजिनल गाना है, मिट्टी के बेटे, जो मुझे लगता है जिसको हमने INS विक्रांत पे एक्चुअली प्रीमियर किया था। वहाँ पर मैंने, मनोज जी ने, सोनू सर ने मिलकर 50 म्यूजिशियंस के साथ उस गाने को परफॉर्म किया। और उसकी आखिरी की जो स्थाई है, जिसको लोग घर घर में उसकी बात चल रही है, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मुझे लगता है जिस तरीके से लोग इस इमोशन से जुड़ रहे हैं, एंड ऑल्सो विद द रिक्रिएशंस, आई थिंक वो कन्वर्सेशन भी बहुत खूबसूरत रही है। एंड जिस किस्म का एक बिल्डअप मिला है फिल्म को, मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग थिएटर में जाएंगे और फिल्म जो है बहुत अच्छे स्तर पे लोगों से कनेक्ट करेगी। So you both have worked on original also and recreated version also. I want to understand that which one is easier to create. Like किसी चीज़ को recreate करना ज़्यादा मुश्किल है और original ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जो creative लोग कुछ कहते हैं। कुछ आसान नहीं है और कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इंस्पायर्ड हैं, अगर आप बिलीव करते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपनी स्टोरी में, अपनी सिचुएशन में, तो हर चीज़ एक प्रोसेस है और प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे पास कुछ भी चैलेंज जैसा कभी रहा है। जब हमने संदेशे को रिक्रिएट किया, फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड, मैं तो उसको कहता हूँ कि हमने रीइमेजिन किया या जो भी था, पर पूरी तरह से हमारा दिल श्रद्धा से झुका हुआ था उस ओरिजिनल क्रिएशन के आगे, जो आदरणीय श्री जावेद अख्तर और श्री अनु मलिक का बनाया हुआ गाना है। उस पर मिथुन का, मनोज मुंतशिर का कोई क्लेम नहीं है।
उस गाने में सिर्फ 4 लोग हैं और उन्हीं 4 की लेगेसी है वो गाना। वो 4 नाम मैं गिना देता हूँ फॉर द रिकॉर्ड ताकि याद हो जाए। जावेद अख्तर साहब, अनु मलिक जी, सोनू निगम जी और रूप कुमार राठौड़ जी। संदेशे आते हैं आजीवन इन 4 का गाना रहेगा। हमने अपने हिस्से के कुछ ईंटें थीं उस महल में जो भव्य इमारत खड़ी की थी इन 4 ने मिलके, उसमें हमको मौका मिला तो हमने प्यार से अपने हिस्से की 4 ईंटें जोड़ दी हैं। बस इतना ही किया है हमने। आपने कहा कि प्यार से 4 ईंटें जोड़ दी हैं। आई थिंक इन अ रीसेंट इंटरव्यू जावेद अख्तर जी ने ये बोला क्या कि ही वाज आल्सो ऑफर्ड टू रीराइट और टू क्रिएट अ न्यूअर वर्जन। तो उन्होंने बोला कि वो कन्विंस नहीं थे, शायद उन्होंने इसलिए ना बोल दिया था। तो उस पर आपका? बिल्कुल उनको हक है। कोई चीज़ अगर उनको नहीं इंस्पायर कर रही है, उनको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ और वो नहीं जोड़ना चाहते, ये उनका एक लेखक होने के नाते, एक क्रिएटर होने के नाते ये उनका अधिकार है। हम उनके इस अधिकार का सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि भूषण कुमार जी, टी सीरीज़ और अनुराग सिंह जो लोग उनके पास पहले गए थे, टू देयर क्रेडिट कि उन्होंने पहले सोचा इस बात के लिए। क्योंकि आप अगर बॉर्डर का म्यूज़िक बनाने जा रहे हैं और आप जावेद अख्तर के पास नहीं जा रहे तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। बट ये भी सच है कि जावेद साहब ने हमको ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नहीं करना चाहता ये आगे, इसमें आप करो, हम आशीर्वाद आपके साथ है। तो उनके आशीर्वाद से हम जो कुछ कर पाए हमने किया। मिथुन, आपका जो अभी जो जितने वेव्स मतलब ड्यू टू सैयारा एंड यू नो जो एक क्रेज हो गया यू नो रोमांटिक नंबर्स का, ऑब्वियसली यू हैव डन ऑल काइंड ऑफ वर्क, बट द थिंग इज दैट किस पर्टिकुलर जॉनरा का म्यूजिक आपका फेवरेट है? प्रेम भाव के जो गीत होते हैं वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने बॉर्डर 2 के ऊपर काम किया, बॉर्डर 2 मेरी पहली क्या कहूँगा मैं कि प्योर पेट्रियाटिक देश के प्रति बनी हुई फिल्म है जिस पे मैंने काम किया। और मैंने ये बात सीखी क्योंकि मैंने काफ़ी सेशंस की मेरे डायरेक्टर के साथ। मनोज जी ने भी हमारे आर्म फोर्सेस के साथ बहुत समय बिताया, इनके द्वारा भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने ये बात सीखी कि अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम हो नहीं सकता। और इसीलिए मुझे लगता है कि लोग आमतौर से मेरे गीतों के बारे में बात करते, तुम ही हो के बारे में बात करेंगे, या मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, या कबीर सिंह, आपने सैयारा का जिक्र किया। लेकिन इन सब के ऊपर मैं मिट्टी के बेटे जो मेरा गाना है, हमारा गाना है बॉर्डर 2 में, उसको रखूँगा। क्योंकि जिस भावना से उस गीत को बनाया गया है, मुझे लगता है उससे बड़ी भावना इंसान महसूस नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो गाना सर्वोपरि है। 90s के दौर में फिल्में जो थी वो म्यूजिक यूज्ड टू बी वेरी इंटीग्रल पार्ट, नॉट ओनली 90s, फिल्म्स बिफोर 90s एंड ऑब्वियसली टिल फर्स्ट हाफ ऑफ 21st सेंचुरी। तो बॉर्डर 2 में देख रहे हैं कि बहुत कम फिल्में आजकल आती हैं जिस तरह से म्यूजिक और उसके लिरिसिस्ट और कंपोजर को साथ साथ यू नो मतलब फिल्म के प्रमोशन का इतना बड़ा हिस्सा बनाया जाता है। सो डू यू थिंक दैट इट आर कमिंग बैक कि जिस तरह से म्यूजिक को लेके फिल्म को इतना प्रमोट किया जा रहा है? बिकॉज अभी थोड़ा कहीं ना कहीं तो मतलब मैं कहूँगी कि फिल्म का म्यूजिक उतना इंटीग्रल पार्ट नहीं रह गया है। फिल्म की कहानी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, कैरेक्टर है नो किस जॉनरा की फिल्म है इस तरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हॉलीवुड की हवा है जो हमको लगी हुई है, लेकिन हम ओरिजिनली हॉलीवुड नहीं है। हमारा जो सिनेमा रहा है शुरू से वो सॉन्ग एंड डांस सिनेमा रहा है। हमने अपने म्यूज़िक को आजीवन सेलिब्रेट किया है। तो अभी क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है कि शायद हम बहुत प्रैक्टिकल होने के चक्कर में, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी फिल्में बहुत रियलिस्टिक रहें, और रियलिस्टिकली तो कोई गाता नहीं है रोज़ गाना, लिप सिंक नहीं करता है, ये सब चीज़ें हमने सोचनी शुरू की हैं। मैं इसको ओवर थिंकिंग मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि द म्यूज़िक ऑफ सिनेमा शुड गो बैक टू दोज डेज़ जब हम गानों को सेलिब्रेट करते थे और गानों की वजह से फिल्मों को बड़ी बड़ी ओपनिंग्स लगती थी। मैं अपने सभी फिल्म मेकर से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास जो सिर्फ इंडियन सिनेमा के पास है, जो सिर्फ भारतीय सिनेमा के पास है। इस ताकत को आप किसी और की नकल या परछाई बनने की ज़िद में छोड़े नहीं। आपका म्यूज़िक आपकी पहचान रहा है और आपका म्यूज़िक आपकी पहचान रहना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो चाहे सैयारा आप देख लें, चाहे गदर देख लें, चाहे बॉर्डर 2 देख लें, इन सब फिल्मों को कितना बड़ा फ़ायदा मिला है इनके अच्छे म्यूज़िक का। और ये सब बहुत बेहतरीन फिल्में थीं। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक अच्छा हो गया इसलिए फिल्में चल गई, लेकिन हाँ म्यूज़िक का काम था कि थोड़ा सा अटेंशन लोगों का आए फिल्मों की तरफ और लोग थिएटर्स तक आएँ।
कितनी खूबसूरती से इन फिल्मों के म्यूज़िक ने ये काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, लोग देख रहे हैं, ये ट्रेंड भी लोग नोटिस कर रहे हैं, और एक बार फिर से भारतीय सिनेमा में वो दौर आएगा जब म्यूज़िक को उसकी जगह मिलेगी। एंड these days we also speak a lot about AI, राइटिंग में भी AI जिस तरह से घुसकर और बहुत सारे राइटर्स का कहते हैं कि जॉब ले रहे हैं, एंड इवन फॉर द म्यूजिक। सो आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट AI. AI is not creative, it's creatively bankrupt. It's dumb. When it comes to creating something, it's dumb. It's like atrocious intelligence. It's not. तो आई एम कम्प्लीटली, मैं तो इसका मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता AI को कि क्रिएटिव प्रोसेस में या कल मिथुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, AI गाना बना देगा, मनोज मुंतशिर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, AI कुछ लिख देगा। ये तो कभी नहीं होने वाला है। तो जहाँ AI कर रहा है अच्छी बात है, हम टेक्नोलॉजी है, आनी चाहिए, हमें कोई खौफ नहीं है AI का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन एक्सप्रेशन का दुनिया में कभी कोई सब्स्टिट्यूट आ ही नहीं सकता। इंसान को जो परमेश्वर ने दिया है, जो इम्पल्स दिया है, जो भावना दी है, मुझे लगता है वो किसी भी मशीन में कभी आ नहीं सकता। मैं पर्सनली AI से, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप थ्रेटेंड है, तो मैं बिल्कुल भी थ्रेटेंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि AI कभी आनंद बख्शी को रिप्लेस कर पाएगा? कमाल है। क्या आपको लगता है AI कभी AR रहमान साहब को रिप्लेस कर पाएगा? तो ये मुझे लगता है कि एक टूल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कैमरास यूज़ करते हैं, हम माइक यूज़ करते हैं, कोई अपने संगीत के प्रोसेस में कहीं इसको मैं ज़रूर सम्मान दे के इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को, किसी भी सच्चे आर्टिस्ट को AI रिप्लेस कर देगा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। AR रहमान की बात निकली है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले 3 दिन से जो कुछ चल रहा है, सिंस यू बोथ आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड यू आर कंपोजर जी, तो इस पर क्या विचार हैं आप? ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी, या फिर कहें कि एक डिबेट हुआ है, मैं इसको कंट्रोवर्सी का नाम नहीं जी जी you really think, because personally in all these years you know people have seen that this is one industry that has given opportunities to everybody. जी, What do you have to say on what Rahman sir spoke about the opportunities that he did not get in last 8 years? तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, रहमान सर बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, और मैं उनके व्यक्तिगत नज़रिए के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर उनको पूरा अधिकार है अपने अनुभव के मुताबिक उन्होंने कुछ बात कही है तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि मेरा बचपन जो है गुजरा है उनका संगीत सुनकर। मैंने सीखा है उनके संगीत से, ना केवल उनके संगीत से, उनके व्यक्तित्व से, उनके डिमीनर से, उनके वर्क एथिक से बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं सिर्फ एज अ फ़ैन और एज अ लिसनर और एक भारतीय होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि पहले भी और आज भी मुझे लगता है कि भारत के लोगों ने रहमान सर से इतना प्रेम किया है, विच इज़ जो धर्म, जाति, मज़हब से परे है। मुझे लगता है आज भी बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और हर किसी का सपना यही रहा है। मेरे स्टूडियो में आके उन्होंने मुझसे बात करते हैं कि हमारा सपना ये है कि हम किसी दिन यार रहमान सर के साथ काम करना चाहेंगे। हर भाषा बोलने वाले लोग, जो लोग, हम हिंदी, जैसे मैं मुंबई में पैदा हुआ तो मैं हिंदी मराठी बोलता हूँ, लेकिन उस वक्त भी जो है हम रहमान सर के तमिल गाने सुनते थे, आज भी सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत ने उनसे हमेशा प्रेम ही किया है, और आज भी पूरा भारत उनसे प्रेम करता है। ये मेरा एज अ फ़ैन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एज अ फैन अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इसी कैमरे पे हमने जावेद सर से भी 3 दिन पहले बात की, एंड ही वाज वेरी क्लियर इन हिज ओपिनियन व्हेन ही सेड कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और एटलीस्ट बॉलीवुड, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं, उसमें इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि you know of such people जिसमें धर्म और जाति के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन इस इंडस्ट्री में हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा समय गुजारा है, मैं दोनों से जानना है। आप किसी भी हिंदी फिल्म का कभी भी एक काम करिएगा, ओपनिंग क्रेडिट्स और एंड क्रेडिट्स एक बार पढ़ डालिएगा बैठ के। बहुत ज़्यादा नाम होंगे, मेरे ख्याल से 250 के आसपास नाम होंगे, और आप उसमें पैटर्न ढूंढिएगा। कोई भी रैंडम पिक्चर, मैं ओपन चैलेंज आपको थ्रो कर रहा हूँ, ये कोई भी रैंडम पिक्चर आप उसमें अगर मुझे बता पाएँ कि देखो इस पिक्चर में तो एक ख़ास मज़हब, एक ख़ास रिलीजन को बहुत वेटेज दिया गया और बाकी सबको इग्नोर कर दिया गया,
आप कभी ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स का नाम सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान हो, जिस देश के सबसे बड़े गीतकार का नाम जावेद अख्तर हो, साहिर लुधियानवी हो, मजरूह सुल्तानपुरी हो, वहाँ ऐसी कोई बात है, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है। जिस देश में क्रिकेट टीम का कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हमारी इंडस्ट्री में होता है। ए आर रहमान साहब की हम बेपनाह इज़्ज़त करते हैं, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश में ए आर रहमान है, लेकिन साथ ही बहुत रिस्पेक्टफुली हम डिसएग्री होने का अधिकार रखते हैं, और मैं इस बात से पूरी तरह डिसएग्री करता हूं। और ख़ास तौर से अगर ये कहा जाता है कि पिछले 8 सालों में विशेष तौर पे ऐसा हुआ है, तो पिछले 8 सालों को क्यों ख़ास तौर से ये ब्रैकेट में डाला जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच है, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा। इन्हीं 8 सालों में हमने पठान और जवान देखी, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो ये देश और इस देश का दिल, इसकी अंतरात्मा बहुत बड़ी है। ये देश अपने कलाकारों को बांट के देखता ही नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, ये आपको पलकों पे बिठाते हैं, कभी कभी ये आपसे नाराज़ होते हैं तो आपको डांट देते हैं। ऐसा क्लोज रिश्ता है इस देश का अपने कलाकारों के साथ। तो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव को मानने से मैं पूरी तरह इनकार करता हूँ, और यही हमारी पहचान है। हम किसी को बांट के नहीं देखते। बिफोर वी रैप अप, एक सवाल और जानना मैं चाहूँगी कि यू आर एट द प्राइम ऑफ योर करियर जी, बट एट द सेम टाइम आप ऑब्वियसली जानते होंगे हिस्ट्री सिंगर्स के, एक्टर्स के, कंपोजर्स के हु वर एट द प्राइम ऑफ देयर करियर, एंड फिर धीरे 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 एक ऐसा फेज आता है जैसे वेव लेंथ होता है फिजिक्स में, तो ये पीक पर हैं फिर नीचे जाते हैं, एंड कई बार वो बोला जाता है कि दे हैव लॉस्ट क्रिएटिविटी, या फिर शायद वक्त बदल गया, इधर दे हैव लॉस्ट क्रिएटिविटी या फिर शायद वक्त बदल गया, पसंद बदल गई। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ए आर रहमान सर या फिर कुछ ऐसे ग्रेट कंपोजर्स, उनको या जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं उनको ये शायद एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है कि वक्त बदल गया, या लोगों की पसंद बदल गई, या हम वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते? नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बड़ा व्यक्तिगत मामला है, और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि क्रिएटिविटी कोई वक्त नहीं होता। और जैसे हम अगर देखेंगे आर डी बर्मन साहब के जो पिता एस डी बर्मन, द ग्रेट एस डी बर्मन, उन्होंने किस उम्र तक काम किया। बहुत सारे मेरे अपने ताया जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आज भी वो काम करते हैं। आज भी प्यारे बाबा जो है वो सुबह उठते हैं, वो पियानो पर बैठते हैं। मनोज जी जानते हैं, वो आज भी बैठते हैं पियानो पर, वो क्रिएशन करते हैं, वो कंपोजिंग करते हैं। तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी का कोई ना कोई वक्त होता है। इनफैक्ट आर्टिस्ट के अंदर तो वो क्षमता है कि वो वक्त बदल देता है, वो दौर बदल देता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी सच्चा आर्टिस्ट, और जो आपने नाम लिए वो तो बहुत बड़े किरदार है इस देश में, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक वक्त के अधीन होने वाली बात किसी भी सच्चे आर्टिस्ट पर लागू होती है। इनफैक्ट मैं तो वेट कर रहा हूँ कि और भी आर्टिस्ट जो है, नए आर्टिस्ट और हमारे दिग्गज कलाकार भी दोबारा क्या कहते हैं ना कि वो अपनी कोई क्रिएटिविटी बाहर लेकर आए, और फिर से वक्त बदले और फिर ज़माना जो है उनके मुताबिक, उनके क्रिएटिविटी के मुताबिक चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।